आपका आज वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी इसरो के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक तो जो अभी आने वाला वो है आदित्य L1, लेकिन उससे अलावा भी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। टाइटल क्या बताएंगे? मौज टाइटल है 5 अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो, आदित्य L1, गगनयान, निसार एंड स्पेसएक्स एक्सप्लेन। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में व्लॉग चैनल का लिंक इसरो के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फिलहाल चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जो कि 23 अगस्त को मून पर लैंड करने वाला है। एंड इसरो के ऐसे ही कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लाइक 2013 के मिशन मंगलयान, जिस पर डेडिकेटली एक मूवी भी बनी है। एंड ऑल्सो 104 सैटेलाइट्स का साथ में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के इसरो के पास था। एंड और भी कई ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स गए हैं जिसने इतिहास रचा है। भारत स्पेस की रेस में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही फ्यूचर के कुछ इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो कि भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हम इस वीडियो में जानेंगे इसरो के बारे में और उनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो इतिहास बना देगी। वैसे क्या आपको पता है हमारी इसरो की शुरुआत कैसे हुआ था? तो इसरो का शुरुआत विक्रम साराभाई के द्वारा इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 1969 के दिन हुआ था। इसरो का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975, जिसका नाम आर्यभट्टा था, वह सोवियत यूनियन के मदद से लॉन्च किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है और तब के टाइम तो इसरो अपने इक्विपमेंट्स को साइकिल और बैल गाड़ियों के जरिए ले जाया करता था। और आज का वक्त देखो, इसरो वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में इसरो के कई मिशन ने स्पेस सेक्टर में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और दुनिया को हैरान कर दिया है। इसरो दुनिया की नजर में तब नजर आया जब इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को मून पर लॉन्च किया था और वहां पानी के प्रेजेंस को कंफर्म किया था। और भारत दुनिया का पहला देश था जिसने प्रूफ के साथ बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। और फिर उसके बाद 2014 में इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स में सक्सेसफुली पहुंच गया था। पर उसके बाद दुनिया भर में कोविड आने के चलते इसरो के कई मिशन डिले हो गए थे। पर 2023 से लेके फ्यूचर में इसरो के कई मिशन आने वाले हैं। तो हम पहले मिशन की बात करें तो जैसा कि हाल ही में 2019 में इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 लूनार मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था। एंड इसमें हमने पृथ्वी से चांद के ऑर्बिट तक का सरफर, जो कि 3,84,400 किलोमीटर सक्सेसफुली मून तक भेज भी दिया था। पर लैंड के आधे किलोमीटर पहले ही कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते लैंडिंग अनसक्सेसफुल हो गई और यह मिशन अधूरा रह गया। और इसी के चलते इसरो ने बाद में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का डिसीजन बनाया ताकि वो अपने पिछले मिस्टेक को बदल सके। और ऐसे ही चंद्रयान 3 मिशन, जिसका बजट 600 करोड़ है, आदि पुरुष के बजट से भी कम, यह मिशन हाल ही में 14 जुलाई को अर्थ से सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और 23 अगस्त को मून पे लैंड होने वाला है। और यह मिशन भारत के लिए बहुत ही मायने रखने वाला है, क्योंकि यह मिशन मून के दूसरे साइड को स्टडी करने वाला है। जैसा कि मैं भी आपको पता होगा कि चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक है और हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का सिर्फ 59% ही दिखता है और बाकी का 49% जो कि सालों से हमें कभी नहीं दिखा है, वह अधूरा रह जाता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। दूसरा मिशन है आदित्य L1, जिसका बजट है 378 करोड़। यह मिशन इसरो के लिए बहुत ही टफ मिशन होने वाला है, पर हमारे इसरो के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी के रेंज में दूर एक रेंज होता है लैग्रेंज पॉइंट यानी L1, जो कि बेस्ट पॉइंट होता है सन को कंटिन्यूस स्टडी करने के लिए। इस पॉइंट पर कोई भी एक्लिप्स नहीं होती और कोई सन या अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स भी सैटेलाइट को परेशान नहीं करती। यह मिशन सूरज के कोरोना फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा। इसके अलावा यह सोलर इरप्शन एंड सन के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेगा। तीसरा मिशन है गगनयान। इसका बजट ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ होने वाला है। यह मिशन मैन मेड होने वाला है, जिसमें इंडियन स्पेसक्राफ्ट, इंडियन लॉन्चर्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होने वाले हैं। इस मिशन में 3 मेंबर्स को 5 से 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। पर ये मैन मेड मिशन के पहले 2 अनमैन मिशन होने वाले हैं और कोविड के चलते इसमें डिले आ गई और अब ये मिशन 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ मिशन है निसार। यह मिशन यूएस के नासा और इसरो के साथ मिलकर कर रहे हैं। यह मिशन में वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है, जिसका बजट $1.5 बिलियन होने वाला है। यह सैटेलाइट वर्ल्ड की बेस्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के इकोसिस्टम यानी क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी करेगी। पृथ्वी पर नेचुरल हैजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो पे भी नजर रखेगी। जैसे पृथ्वी पर कहां-कहां लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहां-कहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यह सैटेलाइट उसे पता कर पाएगा। पांचवा मिशन है एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। इसरो ये मिशन बेंगलुरु के आरआरआई यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। यह एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह मिशन होगा भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पॉलीमेट्री मिशन। इसमें होगा ये कि 50 ब्राइटेस्ट नोन सोर्स को स्टडी
करेगा, जो कि ब्रह्मांड में अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस होते हैं लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, नेबुला एंड सुपरनोवा एक्सेट्रा। इनमें से जो एक्सरेस निकलते हैं, यानी उनमें से जो रेस इमिट होती है, वो कहाँ का एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ का बेंड हो रहा है, उस रेस का नेचर क्या है, यह सैटेलाइट उसको स्टडी करेगा। एंड आखिरी मिशन है स्पेसएक्स और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन का सपना पूरा करने से पहले यह स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किया जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन को फंक्शनली बनाने के लिए यह मिशन बहुत ही क्रूशियल है। डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे को फिजिकली कनेक्ट करना या ह्यूमंस को एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए होता है। डॉकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करके सिंगल लार्ज यूनिट के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ये स्पेसएक्स मिशन एंड गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद भारत का खुद का स्पेस स्टेशन का सपना पूरा किया जा सकता है। और अगर भारत इसमें सक्सेसफुल हो गई तो यूएसए, चाइना और रशिया के बाद भारत पूरी दुनिया का स्पेस स्टेशन ओन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, तो ये थी इसरो के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि इतिहास रचने वाली है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भाई, आने वाले टाइम में जो स्पेस रेस है ना, बहुत सारे कंट्रीज के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर कंट्री की जो है ना कहीं एक इच्छा होगी कि भाई अगर कोई नई एक्सप्लोरेशन करनी है तो उसमें जो है ना हम सबसे पहले जो है वो आगे जाएं। तो अगर इसमें देखें तो इंडिया जो है ना अभी के टाइम में जो है काफ़ी तेज़ी से जो है बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट्स जैसे जो है उसके हैं लॉन्च करेंगे इंडिया इन फ्यूचर। जैसे आदित्य L1 है, गगनयान, निसार और बाकी 1-2 और की बात की गई। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे इंडिया की स्पेस रेस में। बिल्कुल, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो इसरो से रिलेटेड है, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या फिर स्पेस से रिलेटेड है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग अभी जैसे कि चांद की बात करें तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बट है मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। बिल्कुल कि चांद का सिर्फ 59% हम लोग ज़मीन से देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक नई जानकारी थी। थैंक यू इस वीडियो को बनाकर तो इसमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। और मैं सोचती हूँ कि हम लोग वाकई में सोचते भी नहीं है कि क्या मतलब इस तरह से पूरा हमें नज़र आता है या कितना नज़र आता है, कितना हिस्सा हम लोगों को, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं देखो कि अगर 59% हम लोग को नज़र आता है तो 41% को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं वो जाते हैं, वहाँ पर अपने अपने जो जिस तरीके से अब आप कह लो कि स्पेस में टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी मिशन किए जाते हैं इसी वजह से किए जाते हैं कि वो 41% में क्या है ऐसा जो हम लोग भी तो देखें। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो हम लोग कभी एक आम इंसान उस तरीके से नहीं सोच पाता। बट खैर मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी एक जानकारी थी। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी आदित्य L1 की, क्योंकि रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 ही है जो कि सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है कि वो लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं सोचती थी कि सूरज के मतलब किस तरीके से सैटेलाइट वहां पर जाएंगे, किस तरह से लैंड क्या हम सोचते कि लैंड करेगा क्या वहां पर, हीट होती है। बट ये पिछले 1-2 वीडियो से और आज की वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर और ज़्यादा हो गई है कि लाइक एक तरह से इतने डिस्टेंस में उसको रखा जाएगा जहां से वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर और सूरज की जो डिफरेंट लेयर्स है या वहां पर जो होने वाली एक्टिविटीज हैं उसके बारे में जो है स्टडी की जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो भाई काफी ज्यादा जो है ना ये नॉलेजेबल चीजें जो है आने वाले टाइम में जो है नो डाउट जो कंट्रीज जो पहुंचे हुए हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो एक बिल्कुल मैटर करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम अपनी बात करें ना हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इवन के स्पेस के बारे में बात करें तो अब बाकी हमें थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन होना शुरू हुई है। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो स्पेस के बारे में वो कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। अभी जैसे हम वो फिर एक आ जाती सोच ना कि क्या नाम लेते, जैसे हमने आदित्य L1 का पहले सुना था तो हम ये सोच रहे थे एक दिन बैठे हुए काफ़ी देर पहले कि लैंड कैसे करेगा, इतनी हीट वहाँ पर होती है, हमारे जहन में ये चीज़ चल रही थी। लेकिन क्योंकि अब आकर हमें इंफॉर्मेशन में ऐड हो कि नहीं भाई एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर खड़े होके उसके जो सूरज की जितनी भी वो है उसकी रेस की अगर बात की जाए, उसके टेम्परेचर की है जो भी चीज़ है उसके ऊपर स्टडी की जाएगी। वेल ये तो भी मुझे लगता है मजीद आगे जब हम वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब वहाँ पर किस किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाएगी। बट मैं ये बात सोच रही थी कि देखो कि वो जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेजर किया गया है उसके बारे में भी तो पहले स्टडी की गई होगी ना कि अगर हम लोग यहाँ तक रहेंगे तो हम लोग इजीली जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को चाहिए इस लेवल तक वो हम कलेक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल। और मेरे लिए एक
बहुत नई चीज है कि भाई जहाँ पर ये पार्क होगा वहाँ पर कोई ग्रहण भी नहीं होगा। हाँ, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा नई थी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई गगनयान की तरफ। गगनयान का तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि उसमें 2 अनमेन्ड और 1 मेन्ड मिशन जो होगा। सो उसके बारे में तो हम लोगों ने पहले सुना था। निसार का जो अगर हम लोग बात करें जो कि नासा के साथ मिलकर कर रहे हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और उसकी रीजन ये है कि हम लोग देखते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी डिजास्टर पूरी दुनिया को अब फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाओगे कि में भी आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि भाई इनका सोल्यूशन क्या है, ये किस तरीके से हम इन जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल यार। वैसे मैं एक बात बोलूं, कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते। हाँ। हम थोड़ा बेहतर शायद कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, क्योंकि वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंसान के बस की बात नहीं होती। क्योंकि अगर आज के टाइम में हम लोग देखें, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज भी उनके पास, लेकिन हम जब भी देखते हैं कि कोई क्लाउड बर्स्ट होता है या किसी भी तरह का फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी वहां पे धरी की धरी रहती है। हाँ, उससे ये जरूर हो सकता है कि आपका जो नुकसान है वो कम हो सकता है, जो कि एक मतलब बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। बट मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर हम कहें ना कि हम बच जाएं, तो मुझे अभी तक तो मुझे वो चीज़ नजर नहीं आई। यार देखें, जो है ना, वैसे एक मूवी मेरे जहन में आ रही है जिसमें जो है ना पूरी धरती के गिर्द जो है ना इस तरह की चीजें बना दी जाती है जिससे जो है ना आप टेम्परेचर को, हर चीज को जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। नाम मेरे जहन से निकल गया, अगर मेरे जहन में मैं आपको उसका जो है वो नाम भी जो है वो बता दूंगा। तो खैर अगर देखा जाए ना तो भाई ये जो है नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करना नो डाउट मुश्किल है, लेकिन हाँ उसके बारे में प्रिकॉशंस जो है वो इख्तियार करना, बता देना और क्या नाम रहता है चीज़ों को पहले से मैनेज कर लेना, तो मेरा ख्याल है उसमें शायद हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट होती हुई जो चीज़ें दिखाई दें। और इसके बाद एक और मुझे मिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो ये एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की भी बात करें तो ब्रह्मांड की काफ़ी ज़्यादा बातें जो है उसमें की गई हैं। और मुझे लगता है कि जो एक नॉलेज और जिस तरीके की एक समझ होनी चाहिए उसमें मुझे लगता है कि इसरो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीच में मिल्की वे का भी बात की गई, फिर उसके बाद आपको ब्लैक होल के बारे में बात की गई, तो वो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग एंशियंट टाइम में और सनातन धर्म में काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि शुरू से एक नॉलेज दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइप का जो मिशन है वो होने वाला है। बिल्कुल। और जो जहाँ तक मैंने पढ़ा इसमें जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी जो है वो किया जाएगा और उससे जो पैदा होने वाली बिल्कुल जो है बिल्कुल। और उसके साथ जो स्पेस स्टेशन है इंडिया का, इसमें जो है वो भी जो है बनाया जाएगा। अच्छा, और इसकी जो मतलब 5 साल तक ये काम करेगा जो ये मिशन है ना। बाकी इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लास्ट वाला था, तो उसमें भी अगर हम लोग देखें तो मैं कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस तरीके से आप यानी स्पेस में 2 अगर ऑब्जेक्ट हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, और उनको एक साथ में जोड़ के तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो चीज़ें ट्रांसफ़र करना ना, इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह स्पेस स्टेशन बेसिकली जो है ना वो बनाया जाएगा। सो काफ़ी कुछ नया आज जानने को मिला एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी आप ज़रूर बताइए अगर आपको कुछ जानकारी है इन मिशंस के बारे में, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और इसी के साथ ही मौजूद लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।